मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के वीबीआई क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग शॉर्ट टाइप्स पिछले क्लास में भी देखे थे और बहुत सारे क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं। फिर आज के क्लास में भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लेके आए। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार, काफी यूजफुल होगा क्वेश्चन। चलिए, तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको कहा गया, सबसे पहले एपी का क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे आपका कि किसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी निकालनी है, जिसके लिए आपको दिया गया, जिसका पांचवा पद 15 है, पांचवा पद 15 है और आपका तीसरा और आठवें पदों का योग 34 है। क्वेश्चन तो आपके सामने है। फिर हम लोग एपी निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम निकाल के दिखलाते हैं आपको। हर एक क्वेश्चन को आपको हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, पूरा हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्लास को करने के बाद ये जो क्वेश्चन आपको बताएंगे 100% आपको आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आपके आने के बहुत सारे चांसेस होंगे इस क्वेश्चन के। सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पे कि माना कि समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। एपी का प्रथम पद जो है आपका ए है और सर्व अंतर, क्या सर्व अंतर, तो सर्व अंतर जो है वो आपका डी है, ऐसा मान लेते हैं। और हम लोग प्रथम पद को ए ही कहते हैं और सर्व अंतर को डी कहते हैं। इसीलिए बात कीजिएगा तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा फिर से। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, कहा गया है यहाँ पे कि जिसका पांचवा पद 15 है, तो पहले पद को ए, दूसरे पद को A2 कहते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे तो पांचवा पद को A5 कहेंगे। ये आपका 15 है, कितना है, पांचवा पद 15 है। अब पांचवा पद को क्या लिखेगा, तो a प्लस में 4d, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 5, तो उसमें से एक घट जाता है तो 4 हो जाएगा। इक्वल में कितना आपका है, 15 हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। फिर अगर आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा तो आगे कहा गया है यहाँ पे कि और क्या बोला गया, और तीसरे और आठवें पदों का योग आपका कितना बोला गया, 34 है। तीसरा और आठवां पद जो जोड़ेंगे आपस में तो आपका 34 आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे तीसरा पद को A3 प्लस आठवां पद को A8, तो कितना होगा आपका 34। कैसे कर दिए, तो तीसरा पद को A3 कहेंगे, जैसे पांचवा पद को A5 कहे थे, उसी तरह तीसरा पद को A3 और आठवां पद को कहेंगे A8। अब बोला गया दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 34 यानी कि 34। दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया आपका 34। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे पांचवा पद A5 को लिखे A प्लस में 4d, यानी कि एक कम करके इसको भी लिखेंगे एक कम करके, तो होगा आपका A प्लस में कितना d, तो 2d, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस, ये 8 है तो आपका लिखेगा A प्लस में कितना d, 7d, कितना 7d। बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वल कितना आपका 34, तो 34। अब देखिए कुछ जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए a और a कितना, तो आप कहिएगा a और a 2a, कितना 2a। और देखिएगा यहाँ पे d 2d और 7d कितना होगा आपका, हो जाएगा आपका 9d और इक्वल कितना आपका 34, तो 34 ये हो जाएगा समीकरण कितना, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 में डी के बगल में कितना है, 4 है, तो इसको 4 से गुना कर लीजिए। और समीकरण 2 में डी के बगल में कितना 9 है, तो इसको 9 से गुना कर लीजिए। इसको कहता है लुप्तीकरण विधि, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ना। इसी को शब्दों में लिखिएगा तो लिखिएगा समीकरण 1 गुना कितना से हो रहा है, समीकरण 1 तो 9 से हो रहा है। और 9 आया कहां से, तो यहाँ वाला 9 है, ठीक है। अब घटाओ, अब बोलेगा सर घटाओ कैसे, तो एक बार नहीं बहुत बार बताया, हर एक क्लास में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है। डी के बगल वाले से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी डी के बगल वाले से गुना कर रहे हैं, यहाँ पे डी के चिन्ह देखेंगे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, एक जैसा है तो घटाने पर अलग अलग रहा तो जोड़ दे। और समीकरण 2 गुना हो रहा है किससे, तो हो रहा है वो आपका 4 से, ठीक है। 4 यहाँ वाला गुना कर लीजिए, 9 से तीनों को गुना कीजिएगा
तो 9 ए कितना होगा आपका 9 ए, ठीक है। अब प्लस 9 चौक 36 डी, 9 चौक 36 डी। अब 15 नमा 135 गुना किया तो 135 हो जाएगा। 4 से गुना कीजिए तीनों को, 4 दूना 8 ए प्लस 9 चौक 36 डी बराबर 34 को 4 से गुना 4 चौक 16 हासिल बच जाएगा 1, 4 दिया 12, 1 13, 136 कितना होगा आपका 136 हो जाएगा। अब बट्टा कीजिएगा। अब बट्टा करने के बाद जैसे घटाने पर लिखे सब चीज मिला दीजिए, यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ये तो आपका कर जाएगा, क्योंकि जिसके बगल से गुना कीजिए वो हमेशा कर जाता। अब कुछ घटेगा, घटा लीजिए। देखिए 9 ए में से 8 ए घटाइएगा तो आपको प्लस में ए बचेगा। अब बराबर यहाँ देखिए 135 में से 136 घटाइएगा तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस में 1 आएगा। कितना आएगा माइनस में 1, क्योंकि छोटा वाला में से बड़ा वाला को हम लोग घटा रहे हैं। 135 रुपए लगेगा मार्केट, 136 का सामान खरीदे तो 1 रुपए का कर्ज हो जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 यहाँ पे ना दिख रहा है, चलिए इसमें रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे ए का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना देखिए तो ए प्लस में 4b है और इक्वल में आपका 15 है। और जहां पे ए दिख रहा है वहां पे कितना रखेंगे -1 रख दीजिए। तो -1 प्लस 4b इक्वल में 15, ये वाला -1 है। -1 को उस पर भेज दीजिए तो आपका 4d इक्वल में 15 और प्लस कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर है माइनस में। अब देखिए 4 को उस पर भेजिए तो d इक्वल में जाएगा 16/4 कितना 15 1 16 बटा में 4, 4 चौक 16, d बराबर हो गया 4। यह आपका आंसर नहीं हुआ है, यहाँ पे निकालना है हमें एपी निकालना है, सार्व का निकालना हमको, समांतर श्रेणी निकालना। देखिए एपी कैसे निकलता है, इसीलिए एपी जो लिखने का तरीका होता है ना, वो ए का मान सबसे पहले लिख दीजिए और डी का वैल्यू अगर प्लस में है तो हर बार जोड़ते चले जाइए, अगर डी का वैल्यू माइनस में तो घटाते चले जाइए और आपका एपी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसका होता है फॉर्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब इजी है। ए का वैल्यू कितना -1, पहला अंक आएगा आपका -1। डी का वैल्यू कितना 4 है, इसमें जोड़िएगा 4 तो कितना बच जाएगा आपका 3 हो जाएगा प्लस में। तो इसमें जोड़िएगा 4 तो कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। इसमें जोड़िएगा 4 तो कितना होगा आपका 7 4 11, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, -1, क्योंकि पहला पद को क्या बोलेंगे, देखिए पहला पद को ए और सार्व अंतर जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो है आपका डी। ठीक है, और डी पे डिपेंड करता है कि एपी घटेगा या बढ़ेगा, और यहाँ पे हो गया आपका ये आपका समांतर श्रेणी निकल के आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन को, तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक देखिएगा। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो आएगा तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इजी हो जाएगा। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, इसको हम यहाँ से कर देंगे अब साफ। ठीक है, साफ कर देंगे और देख लेंगे दूसरा का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सब क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम है तो बस वीवीआई क्वेश्चन ही यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो जो क्लास में अब तक नहीं जुड़े होंगे क्लास से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको पता ही होगा क्लास का टाइम शाम के 6 बजे से, जो कि प्रत्येक दिन क्लास यहाँ पे मिल जाती है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने होगा और कहा गया द्विघात समीकरण का उपयोग करना है और हमें मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात समीकरण का उपयोग करके हमको मूल्य निकालने को कहा गया। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप भी इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन द्विघात से ही सॉल्व कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, गुणनखंड से सॉल्व करके आंसर नहीं बताइएगा, द्विघात से सॉल्व करके आंसर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आपके सामने तो दिख ही रहा होगा। बोला कि आपका क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर, क्या आपका एक्स स्क्वायर है, माइनस में आपका 3x, माइनस में 10 है, इक्वल में आपका 0 है। इसका निकालना है हमको मूल्य, यानी कि निकालना है इसका आंसर।
तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ कैसे निकलेगा जिनको नहीं आता हो, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिएगा एक क्वेश्चन तो पूरा आपका बन जाएगा मूल निकालने वाला द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक ए होता है, एक बी होता है, एक होता है सी, और फिर हम निकाल लेते हैं डी। ठीक है, तो देखिए ए बी सी सवाल से आएगा। तो ए का जो वैल्यू होता है ना वो होता है आपका एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 होगा। अब बी का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कितना -3, और सी का जो वैल्यू है वो होगा आपका -10। ये कहाँ से लिख दिए, तो सब क्वेश्चन में से लिखे हैं। बी का वैल्यू एक्स के बगल वाला चिन्ह के साथ, और सी का वैल्यू जो गिनती वाला होगा आखिर में बराबर के पहले वाला वही कितना है -10 है, तो -10 कर दिए। ठीक है, क्लियर इतना। अब निकाल लेते हैं हम डी का वैल्यू। किसके वैल्यू निकालेंगे, तो डी का वैल्यू निकालेंगे जिसको कहते हैं हम लोग विवेचक, या हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में डायमेंशन। चलिए डी बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका b² - 4ac, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। और मूल भी इसी पर आधारित होता है। मूल कई बार हम क्वेश्चन बताए हैं मूल वाला, मूल इसका कैसा होता है, तो इसी पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए मान डालिए। तो b का वैल्यू कितना दिख रहा है -3, तो -3 और उस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे -4। और a कितना आपका, तो a का वैल्यू है 1, और c कितना आपका, तो c का वैल्यू है -10। कितना आपका -10 है। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको कर देना है सॉल्व। क्या कर देना है, सॉल्व कर दीजिए। तो -3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या कर दीजिए -3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना होगा आपका +9 हो जाएगा, सबको पता है। गुना जैसे इसको कीजिएगा तो -4 को 1 से गुना किया -4, और -4 को -10 से गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 40। ये तो सबको आता ही है, फिर भी हम पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे। हो जाएगा आपका कितना 49। 49 निकल गया डी का वैल्यू, यानी कि सार्व अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं विवेचक। कितना निकल गया आपका 49। इसके बाद हमको निकालना क्या है, तो निकालना है आपका मूल। आपको पता चल गया होगा कि इसका मूल कैसा निकलने वाला है। इसका मूल निकलने वाला है वास्तविक और असमान। क्या निकलने वाला है, मूल वास्तविक और असमान, मतलब मूल निकलेगा लेकिन दोनों मूल अलग अलग निकलेगा। बिल्कुल देखिएगा, निकाल के भी दिखलाएंगे आपको। इसीलिए लिख दीजिए यहाँ पे मूल। क्या लिख दीजिए, मूल। x में है तो आप ब्रैकेट में x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका हम लोग x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कर लेंगे हम यहाँ पे फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, सबको पता होगा इसका फार्मूला। तो फार्मूला होता है आपका -b। क्या होता है आपका -b प्लस -√d बटा में होता है आपका 2a। ठीक है, और कभी कभी फार्मूला देखिए, फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब d के जगह पर b² - 4ac भी लिख सकता है, जो कि दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है, लेकिन अब आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाए, पूछा जाता है एग्जाम में, हम सबको लेके चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट, मेरी बातों को ध्यान से भी सुनिएगा। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर लीजिएगा। अब देखिए मान डाल लीजिए, तो फॉर्मूला से माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, तो वो आपका -3 है। तो एक बार और लिखिएगा माइनस, और फिर लिखिएगा 3। ठीक है, तो 2 बार माइनस कहां से आया, एक माइनस फॉर्मूला का, एक b का वैल्यू। अब प्लस और माइनस है, तो d का मान कितना है उसको देख लीजिए जल्दी से, तो 49 है। अब बट्टा में आपका 2 है, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर तो आ रहा है। a का वैल्यू कितना आपका 1 है, क्योंकि जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं उनको तो सब आता ही है, बिल्कुल इजी में वो बना लेते हैं। क्योंकि लगातार में हमसे जुड़े हुए हैं, तो लगातार हम आपको क्लास ले रहे हैं आपका, और आपको लगातार बता रहे हैं, तो बता रहे हैं लगातार, तो आपको आएगा ही। इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो लिखते नहीं है तो लिखेंगे 3। अब प्लस माइनस, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होता है आपका, वो होता है आपका 7। अब बट्टा में 2 इकाई कितना होगा 2। आपको पता होगा कि प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार प्लस भी लेंगे, एक बार माइनस भी लेंगे। किसी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी का मन छोटा नहीं करेंगे, ऐसा समझिए। एक लेते हैं हम लोग अल्फा, कर देते हैं 3, प्लस में 7 बट्टा में 2। और एक का कर देंगे बीटा, बराबर कर देंगे 3 माइनस में 7 बट्टा में 2। यानी कि एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस। अब क्या करेंगे, प्लस वाला रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस वाले को घटा देंगे। ये तो सिस्टम होता है। 3 में से 7 3 और 7 कितना होगा आपका 10, अब बट्टा में हो जाएगा 2। और यहाँ बनाइएगा तो 3 में से क्या होगा 7 आपका घट जाएगा, बचेगा कितना आपका माइनस में 5, अब बट्टा, सॉरी 1 मिनट, माइनस में 4 कितना चलेगा आपका माइनस में 4 बट्टा में 2। अब भाग कर लीजिए तो ये आपका 5, ये हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका माइनस में 2। इसीलिए आप यहाँ पे मूल लिख लीजिएगा ऐसे। अब मूल लिखने के बाद लिख लीजिएगा 5 में -2 और कर लीजिएगा इसका आंसर।
ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे बहुत ही आपको पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो बना के भेज देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा आप बना के शुरू में आंसर भेजते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी अच्छी बात है, सीखने का मौका है, अभी भी टाइम है, आपको बिल्कुल यहाँ सीखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सीखिएगा तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, घबराइएगा नहीं कि हमको नहीं आता तो कैसे होगा, बिल्कुल कोई किसी को भी कोई भी जब आता है तो उसको सीख के नहीं आता, यहाँ पे आपको वो सीखता है तो फिर उसको आता, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीखिए। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं साफ, यहाँ से साफ कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते रहिएगा। ठीक है, और उसको नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, फिर आपका हम एक क्लास टेस्ट का क्लास भी लेंगे, फिर आप वहां से आप टेस्ट भी दीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया बिल्कुल आपका क्लीन, चलिए ये हो गया आपका यहाँ से साफ, और फिर जो है हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर आएगा आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, और इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए हम होमवर्क टाइप पे देंगे। ठीक है, इसीलिए आखिर तक बने रहिएगा, और जो आपको होमवर्क टाइप में क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कि आप सॉल्व करके कैसे हम तक पहुंचाइएगा। ठीक है, हम तक कैसे पहुंचाना है, आप उस आंसर को वो आप हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए आज के क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कैमा नंबर क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी आपके फ्रंट में होगा, यानी कि आपके स्क्रीन पे होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया, यहाँ पे देखिएगा, बोला गया किसी त्रिभुज के दो शीर्ष मालूम है। आपको पता होगा त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 होते हैं। क्वेश्चन में कितना शीर्ष मालूम है, मात्र 2 मालूम है, और बोला और यदि उसके केंद्रक का नियामक पता, केंद्रक का दिया हुआ है, केंद्रक मालूम है, तो बोला गया तीसरा क्या होगा। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, त्रिभुज का तीनों केंद्रक मालूम था, और हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष मालूम था, और हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। बस केंद्रक मालूम है, केंद्रक का ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कि हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा आपका त्रिभुज, और त्रिभुज का शीर्ष ए बी और कर लेते हैं सी, और 2 ही मालूम है, तो मान लेते हैं ऐसा हम कि ए और बी हमको मालूम है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3, कितना होगा, 3, -5, 3 1 मिनट माइनस में होगा 5। तो आपको मान लेते हैं कि बी का मालूम है, वो आपका -7, 4 है, -7, 4। मान लेते हैं सी आपको मालूम नहीं है, मान लेते हैं वो आपका x और y है, मान लेते हैं ऐसा कि वो आपका x और y है। और एक चीज और आपको मालूम है, वो मालूम है केंद्रक। क्या मालूम है, केंद्रक मालूम है, अब वो आपका 2 - 1, मान लेते हैं आपका केंद्रक है 2 और माइनस में 1, ये अंदर वाला, ये सिस्टम है ना, केंद्रक होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको चूंकि तीनों बिंदु का निर्देशांक, मान लेते हैं यहाँ पे 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ, तो लिख लीजिए त्रिभुज के 2 बिंदु का नियामक मालूम है, नियामक है ना, वो कौन कौन है, क्रमशः कौन कौन है, वो आपका 3, -5 है, और बी में है आपका, सॉरी इसको ए कर लेते हैं, इसको बी में कर लेते हैं कि वो आपका -7, 4। मान लेते हैं ऐसा कि तीसरा, देखिएगा माना कि तीसरा नियामक, माना कि तीसरा नियामक जो आपका है, वो नियामक, तीसरा नियामक क्या आपका, वो सी है, नियामक क्या आपका सी है, x, y। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि देखिए जो आपको दिया जाता है मैथमेटिक्स में, कंडीशन होता है कि जो हम आपको देंगे उसी से आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे केंद्रक मालूम है, क्या मालूम है, केंद्रक, और त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है नियामक में, वो क्या होता है सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक वो क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ, या केंद्रक मालूम है वो लिख लीजिए, जो लिखना आप वैसे लिख सकते हैं। केंद्रक मालूम है ना, यहाँ पे त्रिभुज का केंद्रक बराबर कितना मालूम है, 2, -1।
अगर आपकी इच्छा यहाँ पे कर रही है केंद्रक का फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हम नीचे में फॉर्मूला लिखने वाले हैं। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस में x3 बटा में होता है आपका 3, और कॉमा में देखो होता है फिर y1 प्लस y2 प्लस में y3 और बटा में होता है आपका 3। ये था केंद्रक का फॉर्मूला। उसके मान दिया हुआ 2 कॉमा कितना -1 दिया हुआ, केंद्रक दिया हुआ कितना 2 कॉमा -1, ठीक है। अब मान डाल लीजिए, देखिए इसको हम लोग 1 वाला कहेंगे, इसको 2 वाला कहेंगे और इसको C वाला कहेंगे। तो x1 कितना है, x1 आपका 3 है, तो डाल लीजिए 3 अब प्लस, ठीक है, और x2 कितना है तो आपका -7 है, कितना -7 लिख लीजिए -7 अब प्लस, और x3 कितना है तो x3 आपका कितना वो आपका x है, x। अब बट्टा कितना होगा, ये वाला बट्टा वाला 3 और कॉमा, बीच में कॉमा होता है, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 कितना आपका -5, y2 4 लिख लीजिए -5 y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना y है, बट्टा में कितना होगा यहाँ भी 3 होगा, दोनों ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे ही केंद्रक मालूम है 2 -1 ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग नहीं ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस का होता है लगातार चिन्ह है, क्योंकि ये फॉर्मूला का प्लस है, ये आपका x2 का मान -7 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 में से 7 घट जाएगा तो कितना जाएगा -4, तो आपका -4, तो ये प्लस में आपका x रहेगा। अब बता कितना रहेगा आपका 3, ठीक है। 3 में से 7 घटा -4 और प्लस में रहेगा 1 बटा बचा। यहाँ देखिए 4 में से जब 5 घटेगा तो -1, तो -1 और प्लस में कितना रहेगा y और बट्टा में हो जाएगा आपका 3, बराबर में हो जाएगा आपका कितना, वो होगा आपका 2, -1। अब देखिएगा यहाँ अगर इसके आगे ये कुछ नहीं होने वाला, ना इसके साथ ये जुड़ेगा ही नहीं, जो कि चर मान है, ये आपका अचर मान है, ये आपका चर मान है। तो हम क्या करेंगे कि बीच में का आपका इक्वल है, अब पहला आपका x का वैल्यू कराता है, अब बाद वाला y का वैल्यू, तो ये भी किसका वैल्यू होता है, तो ये भी x होता है, ये किसका क्या होता है आपका y। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि ये वाला जो है ना, ये x वाला x वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर है, और y वाला y वाले के बराबर, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा वाला में आपको क्या होता है कि हम लोग विभाजन जब पढ़ते हैं, विभाजन बिंदु, वहां भी ऐसा क्वेश्चन आता है, या आपको आपका मध्य बिंदु वाला में भी ऐसा फॉर्मूला आता है, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। केंद्रक दिया हुआ है बराबर में, तो आखिर में कहीं कहीं बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, y के बराबर इसके बराबर लिखिएगा, जैसे इसको यहाँ क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका -4 और प्लस में x बट्टा में 3, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये वाला 2, ठीक है। क्रॉस करके लिख सकते हैं यहाँ पे -1 और प्लस y बट्टा में 3 और बराबर हो जाएगा कितना आपका, तो -1, ठीक है। यहाँ लिख नीचे में, ठीक है, आपका होगा -1 और प्लस में y बट्टा में 3 और बराबर हो जाएगा आपका -1। तो देखिए इसके बराबर में इसको कर दिया यहाँ, और इसके बराबर में इसको कर दिया यहाँ, बीच में क्रॉस कर देंगे हाफ। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ है तो क्या होगा 1 होगा, कोना का गुना कर लीजिए, तो 1 को दोनों से गुना कीजिएगा तो जाएगा -4 प्लस में 1 बराबर 3 दूना 6, 1 बराबर हो जाएगा 6 और 4 को सब भेजिए तो हो जाएगा 10, सॉरी 4 प्लस में 4 तो हो जाएगा 1 कितना आपका हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ कोना का गुना कीजिएगा तो -1 प्लस में y बराबर होगा कितना -3, इसको उस पर भेजिएगा तो y बराबर हो जाएगा -3 और प्लस में 1 बराबर हो जाएगा -2। इसीलिए आप कह सकते हैं फाइनली, इसीलिए तीसरा बिंदु का जो आपका जो तीसरा जो शीर्ष का जो नियामक होगा, तीसरे शीर्ष का नियामक, ठीक है, तीसरे शीर्ष का नियामक वो क्या होगा आपका वो हो जाएगा आपका, देखिए x का वैल्यू कितना आपका 10 ना है, पहले x वाला होता, तो 10 और कॉमा में y का वैल्यू कितना -2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप एक विभाजन ही फॉर्मूला लगाइएगा, सॉरी केंद्रक का ही फॉर्मूला लगाइएगा, और केंद्रक का वैल्यू जो दिया गया उसको लेकर चलेगा, और अंतिम में क्या होगा कि x वाले के साथ बराबर कर दीजिएगा, जहां से वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और y वाला x से बराबर करके कोना का गुना कीजिएगा, x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर कितना निकल गया आपका 10 में -2, यानी कि तीसरा जो शीर्ष है आपका c x y, उसका वैल्यू कितना निकल गया है, वो है आपका 10 में y, और आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन था।
तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ से साफ कर देते हैं और ज्यादा अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि आपको होमवर्क भी देंगे कुछ क्वेश्चन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस 4 क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया कि सब क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब होगा। ठीक है, तो हल्के मत लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को, और बारीकी से आप बनाइएगा, उसको ध्यान पूर्वक बनाइएगा। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस का ही खेल होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जो कि रहेगा आपका प्रश्न देखिएगा ध्यान से, तो आपका प्रश्न दिख जाएगा। शंकु का क्वेश्चन है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। कहा गया एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु है उसकी ऊंचाई मालूम है कितना, 28 सेंटीमीटर, और उसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो बोला गया इसके आयतन की गणना करें। किसके? इसके आयतन की गणना करें, यानी कि आयतन निकालना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा क्या करेंगे, सबसे पहले वो हम कर लेते हैं शंकु का डायग्राम। ठीक है, शंकु का डायग्राम बहुत इजी है, बना लेंगे। नहीं देखिए, डायग्राम अगर नहीं भी बनाइएगा, अगर अपना शंकु का डायग्राम अगर नहीं बनाइएगा फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बिना डायग्राम का भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आता है तो बना लेते हैं और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो कितनी है, 28। ऊंचाई कौन होता है, ये वाला आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ए बी पी एम। ठीक है, तो पी से लेके एम तक क्या होगा ऊंचाई, जो कि 28 सेंटीमीटर। कितना आपका 28 सेंटीमीटर। अब पी से लेके ए तक या पी से लेके बी तक, किसी को हम त्रिज्या कह सकते हैं। मान लेते हैं आपका त्रिज्या वो कितना आपका 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा 21 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका आयतन। क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बतानी है, यानी कि आयतन निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4 नंबर, 4 चौथा नंबर क्वेश्चन। चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे शंकु की जो ऊंचाई है, जो मालूम है, पहले इसका देखिए। जब भी अगर क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन अलग होता है और आंसर शीट का अलग होता है बिहार बोर्ड का। ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, सब आपको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास में नहीं, दूसरे क्लास में, लेकिन हम आपको जरूर दिखलाएंगे कैसा क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड का और कैसे हमें कॉपी लिखनी चाहिए। तो शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, वो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो है वो h कहलाती है, और वो आपकी 28। देखिए ऊंचाई h कहलाती है। ठीक है, h ऊंचाई होती नहीं है। ठीक है, कितनी आपकी 28 है। उसके बाद आपको शंकु की आपकी त्रिज्या मालूम है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को हम लोग r कहते हैं, ये मालूम है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तो सब आपको क्लियर दिख ही रहा होगा कि ऊंचाई 28 है, और आधार की त्रिज्या, चूंकि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त की त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या, इसीलिए हमको निकालना है आयतन। हम आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन जब अलग सीट में होता है, आंसर अलग सीट में लिखना होता है, तो जो उसका मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन का, उसको आपको लिखना पड़ेगा। जब आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या करता है। वैसे तो उनके पास क्वेश्चन सीट होता ही है और आंसर सीट भी होता है, तो यहाँ पर अच्छा लगेगा। ठीक है, देखने से कि हाँ बनाया है तो कोई भी इसको सोच समझ बनाया। इसीलिए हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन। क्या करेंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन लिखेंगे अगर हम, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन होता है ये, 3 पाई r स्क्वायर h। जो भी आप इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का ये है पूरा, मेंसुरेशन किस पे है, तो फॉर्मूला पर टिका हुआ। और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आ गया इसका। अब यहाँ से सबका मान रखेंगे, तो देखिए 1 अब बट्टा में 3, तो जैसे वैसे कर देंगे। ये आपको दिख रहा है ना, इसका नाम होता है पाई। सबको पता होगा, छोटे से हम लोग पढ़ते हैं, पाई बोलते हैं इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होता है, 22/7, ये भी सबको पता है। और r मतलब कितना, देखिए तो r का वैल्यू कितना, 21, तो लगा हुआ r पे स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू कितनी लिखना है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। तो लिख दीजिए यहाँ पे 21 गुना में 21। h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 28 है, h का वैल्यू 28। अब देखिए सेंटीमीटर कितनी बार होगा, 3 बार होगा, 21 में 21 में 21 में, नहीं लिखा चुका और लंबा हो जाएगा। काटिए, देखिए 7 × 7, 7 × 21, 7 × 7, 7 × 7 और 7 × 21, 3 से 3 ये कट गया। काम करता है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या क्या बचा हुआ, 1 है, 22 है, तो यानी कि 22 गुना ये कितना आपका 21, और गुना कितना बचा आपका यहाँ पे 28, ये ना आपका है 21, 28 और कितना आपका 22। अब कर लेंगे सबको, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना सबको आता है ना, गुना कीजिए। तो 22 को जब 21 से गुना कीजिएगा तो 21 गुना 42, 4 बच जाएगा, 21 गुना 42 4 46, 462 हो जाएगा। कब,
जब 22 को 21 से गुना करेंगे तब 21 दूना 42, 21 दूना 42 4 46। अब 2800 से ना गुना करना है, 28 से गुना कर दीजिए। 8 दूना 16 हो जाएगा, हाथ से बच जाएगा, जो गुना बताते हैं आपको। ठीक है, आप भी गुना करके आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए गुना करके। ठीक है, 8 दूना 16, एक बच जाएगा यहाँ, 8 छः 48, 1 49, 4 बच जाएगा, 8 चौक 32, 4 36, 2 दूना 4, 2 छक 12, एक बच जाएगा है ना, 2 चौक 8, 1 9, यानी कि 6, 9 4 13, 6 2 8, 1 9 और 3 12, 12,936। कितना? 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन निकल के आ जाएगा ये 12,900 कितना, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब शंकु का आयतन निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बताते हैं आपको, कुछ होमवर्क देंगे आपको अभी हम। ठीक है, उस होमवर्क को आप क्या कीजिएगा कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बना लीजिएगा पहले कॉपी पे और सेंड कर दीजिएगा। फिर हम आपको रिप्लाई में बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो कहाँ पे गलत है। ठीक है, और अगला क्लास जब होगा तो जैसे जैसे आप यहाँ पे हमें सेंड कीजिएगा होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर बना के, वह उसी आधार पे उसी हिसाब से अगले क्लास में उसका नाम भी आएगा। ठीक है, जो सबसे पहले बना के भेजेगा उसका नाम सबसे पहले आएगा। तो जैसे क्लास एंड होगा तो आपको होमवर्क का दिखेगा तो वो लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन बताए, सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए, लेकिन चारों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का फिर से आप दो बार 3 बार उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा और बिल्कुल आसान लगने लगेगा। जब भी शंकु का आयतन पूछेगा, कोई भी अंक रहे, आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट में बताएंगे जरूर कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करना ना भूलेंगे, जरूर उस पर बता देंगे आप हमको आज का क्लास आपको कैसा लगा। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ समय रहते, ठीक है, अपनी तैयारी कर पाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।